तो देखिए, होता ये है कि हम लोग पूरे, हाँ, पहले हम आपको ये बता दें कि आपका कैलेंडर ईयर क्या होता है और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। कैलेंडर ईयर तो हम लोग का यूजुअली नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि जनवरी से शुरू हुआ, 1 जनवरी, और 31 दिसंबर ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ जो फाइनेंशियल ईयर है ना, वो डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि 1 अप्रैल से साल शुरू होता है हमारा और 31 मार्च जाके ख़त्म होता है। ठीक है, जैसे कि 1 अप्रैल 2019 से हम लोग का साल शुरू हो गया था और 31 मार्च 2020 को आके हमारा साल ख़त्म हो गया। अभी क्या चल रहा है, मई 20 है ना, मई 20 चल रहा है। तो देखिए, तो हम लोग पूरे फाइनेंशियल ईयर इनकम अर्न करते हैं, पूरे ईयर इनकम अर्न किए और साल के अंत में जाके हम लोग उसमें कितना इनकम अर्न किए, उस पर कितना टैक्स पे करेंगे, ये सारा चीज़ एसेस करते हैं। ठीक है, तो अर्निंग ईयर जो है, जिस साल हम लोग कमाए उसको हम लोग प्रीवियस ईयर कहेंगे, और जिस साल हम लोग पता लगा रहे हैं कि कितना टैक्स हम लोग को जमा करना है उसको हम लोग असेसमेंट ईयर कहेंगे। जैसे कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 हम लोग का अर्निंग ईयर था, हम लोग पूरा साल कमाए, और अब हम लोग का क्या है, 31, अभी क्या है, मार्च अप्रैल मई आ गया ना, तो मई 20 मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 ये हमारा असेसमेंट ईयर होगा। ये हम लोग पता लगाएंगे कि 19-20 में हम लोग कितना कमाए, ये पता हम लोग 20-21 में लगाने वाले हैं। तो 20-21 हमारा असेसमेंट ईयर है और 19-20 हमारा अर्निंग ईयर है, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ये जैसे हम लोग ये जिस साल अर्न करते हैं वो सारा साल का अर्निंग को टोटल करके उसका इनकम टैक्स निकाल के हम लोग को इंडिविजुअल अगर है तो जुलाई तक सबमिट करना पड़ता है रिटर्न और टैक्स, और अगर आप कंपनी है तो सितंबर तक, प्रोवाइडेड ये एक्सटेंड ना हो। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस ना, अभी आप लोग कुछ पर्सन्स के बारे में आपको बताएंगे। जैसे इंडिविजुअल आपको पता है पर्सन है, HUF, AOP, BOI, फर्म, कंपनी, ये सारा चीज़ आप लोग जानते हैं। AOP बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP, और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो ये सारे लोग हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए ना, इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इंडिविजुअल और HUF एक तरफ, ठीक है, और फर्म, AOP, BOI और कंपनी एक तरफ। ठीक है, अब आप रेसिडेंशियल स्टेटस जानने में आपको लग रहा हो कि मैम दो ही तरीके का तो होगा, या तो वो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा, है ना। तो अच्छा, तो आप सही सोच रहे हैं कि रेसिडेंट, जो इंडिविजुअल और HUF है वो या तो रेसिडेंट होता है या तो नॉन रेसिडेंट होता है। फर्म, AOP, BOI, कंपनी या तो रेसिडेंट होता है या तो नॉन रेसिडेंट होता है। ठीक है, अच्छा, हम लोग ये क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, रेसिडेंट क्यों पता लगा रहे हैं, नॉन रेसिडेंट क्यों पता लगा रहे हैं। तो देखिए, हो क्या रहा है ना कि मान लीजिए कि हम इनकम भारत में कमाए, इंडिया में कमाए, तो इंडियन गवर्नमेंट को हक है कि हमारे इनकम से वो टैक्स लेके जाए, हक है कि नहीं, है ना। मान लीजिए हम बाहर कमाए, फॉरेन में अपना ये इनकम कमाए, तो क्या उस पर इंडियन गवर्नमेंट का हक है कि वो टैक्स ले। सोचिए, मतलब आई टेल यू लेटर। उसके बाद मान लीजिए कोई फॉरेनर है, अब फॉरेनर भारत भूमि में आया और वहाँ से टैक्स, वहाँ पे इनकम कमाया, तो क्या उस इनकम पे भारत का हक है टैक्स लेना। मान लीजिए वो फॉरेनर अपने देश में इनकम कमा रहा है, तो क्या भारत की सरकार उस इनकम पे टैक्स लेगी। तो ये सारा चीज़ जो है ना, ये सब चीज़ को पता लगाने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, इनकम की रेसिडेंट में कौन कौन सा इनकम है, अगर वो रेसिडेंट है तो उसमें कौन कौन सा इनकम है जिस पे भारत सरकार टैक्स लगाएगी। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो भारत सरकार को उस नॉन रेसिडेंट आदमी के किस इनकम पे हक है टैक्स लगाने का। वो हमारी भूमि पे अगर अर्न कर रही है तो ऑब्वियसली हमारी वजह से अर्न कर रही है ना, तो क्या उस पर टैक्स लगाएगी, और वो अगर फॉरेन में अर्न कर रही है तो क्या उस पर भारत सरकार का हक है। तो ये सारा सवाल है, इसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो कहाँ थे हम? पहले आप लोग ना ये सोचिए कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, ये कैसे पता लगाएं। तो हम लोग के टैक्स लॉज में कंडीशन दिया हुआ है कैसे पता लगाएं, ठीक है। पहला कंडीशन कि अगर इंडिविजुअल, हम सिर्फ इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं, ध्यान रहे एचयूएफ का अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर इंडिविजुअल जो है वो अपने प्रीवियस ईयर में, हम आपको बताया था अर्निंग ईयर, तो प्रीवियस ईयर में अगर 182 डेज तक भारत में रहता है, ठीक है, हैज़ बीन इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज, तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। और या फिर अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर में 182 डेज तक वो नहीं रहता है, तो एक और कंडीशन है, और या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में 60 दिन, और प्रीवियस ईयर के प्रीवियस 4 साल आप ले लीजिए, उस प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में वो 365 डेज टोटल रहता है, तो वो रेसिडेंट होगा, ठीक है। हम आपको ये दिखाते हैं कैसे चल रहा है, देखिए, हाँ दिख रहा है। ये असेसमेंट ईयर था, हम आपको बताया था ना 2021 असेसमेंट ईयर है, और यहाँ पे हमारा साल अर्निंग ईयर ख़त्म हो गया था, मतलब 31 मार्च 2020 है ये, ठीक है। तो ये 19-20 हमारा अर्निंग ईयर मतलब प्रीवियस ईयर था, ठीक है। सेकेंड कंडीशन के बारे में अभी आपको बात कर रहे हैं कि सेकेंड कंडीशन क्या, कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज इसको रहना है, ठीक है। और सेकेंड, ये प्रीवियस ईयर हटा के पिछले 4 साल 1, 2, 3 और 4, मतलब 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16, ये सब मिला के टोटल वो 365 डेज रह रहा है। दिस प्लस दिस अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो सेकेंड कंडीशन के तहत वो रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। और पहला कंडीशन क्या था कि प्रीवियस ईयर में वो अगर 182 डेज भारत में है, ठीक है। इतना आप समझे। अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लिप में आपको बताएंगे।